हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे हम लास्ट जो लेक्चर था, लास्ट जो वीडियो थी, हमने जहाँ पे ख़त्म किया था वहीं से हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम बात कर रहे थे, प्रेम्बल के बारे में बात कर रहे थे, तो प्रेम्बल को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रेम्बल में हमने क्या कर लिया था, संविधान की प्रकृति के बारे में पढ़ लिया था। संविधान की प्रकृति में एक जो टॉपिक था, एक जो वर्ड था वो हमारा छूट गया था, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो उसको भी अपन देख लेते हैं, फिर उसके बाद संविधान के उद्देश्य की ओर चलते हैं। तो संविधान की प्रकृति कि हमारे जो संविधान है, संविधान की प्रकृति में हमने कुछ टर्म्स को देख लिया था। जैसे संविधान की प्रकृति में हमने सबसे पहले देखा था प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, इसको देख लिया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य, इतने टर्म को हमने देख लिया था। एक टर्म हमारा जो बच रहा था वो बच रहा था लोकतंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो आखिरकार डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ये टर्म का क्या मतलब होता है, फिर आगे तो बात हम करेंगे क्योंकि डेमोक्रेसी के बारे में बात करने के लिए हमारे पास बहुत टॉपिक है। तो डेमोक्रेसी के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले हमें थोड़ा कुछ पता होना चाहिए लोकतंत्र के बारे में। देखिए, जैसे लोकतंत्र को इंग्लिश में बोला जाता है डेमोक्रेसी। डेमो मतलब लोग और क्रेसी मतलब शासन। डेमो मतलब लोग और क्रेसी मतलब शासन। अब नाम से ही क्लियर है, डेमोक्रेसी, लोगों का शासन, लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन और लोगों के द्वारा शासन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियम्बल में लिखा गया है, बोला लोगों का शासन, लोगों के द्वारा शासन और लोगों के लिए शासन है। अब जैसे लोगों का शासन कैसे, देखिए, तो ये बोल रहे हैं कि पीपल्स का शासन, ठीक, लोगों का शासन। तो अब डेमोक्रेसी कितने टाइप की होती, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, तो अगर आपको पता चलता है तो दो टाइप की होती। एक होती डायरेक्ट, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक होती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो चीज होती है। तो देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में अगर हम बात करें तो लोग क्या होते हैं, डायरेक्ट रूप से शासन में भाग लेने लग जाते हैं। जैसे मैं बात करूं स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड में क्या होता है, लोग डायरेक्ट रूप से भाग लेते हैं क्योंकि वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है। अब देखो, जब पॉपुलेशन कम है तब तो लोग डायरेक्ट रूप से भाग ले सकते हैं, लेकिन जब पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो भाई कोई भी डिसीजन लेना है, तो अगर भारत देश की बात किया जाए तो 130 से 140 करोड़ की जनता है और उसमें कम से कम 60-70 करोड़ की जनता तो वोट देने वाली है। तो अगर 60-70 करोड़ की जनता वोट देने वाली है या कि 50 करोड़ की जनता भी वोट देने वाली है, तो 50 करोड़ की जनता किसी भी डिसीजन पर डायरेक्ट ले नहीं सकती। तो उनके लिए जरूरी है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने, अपने प्रतिनिधि को चुने। लेकिन ऐसा देश या कि ऐसा राज्य जहां पे क्या है, जनसंख्या कम है, वहां पर वो किसी भी निर्णय को आपस में तालमेल करके भी कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं, जैसे क्लास में हो गया या कि कहीं पे भी हो गया या कि सदन में हो गया, पार्लियामेंट में हो गया। तो इस प्रकार के डायरेक्ट डिसीजन लिए जाते हैं, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इसके कुछ कदम होते हैं, जैसे आपने नाम सुना हो रेफरेंडम का, रेफरेंडम का, जनमत संग्रह, रिकॉल का, वापस बुलाना। तो इस तरीके से कुछ चीजें होती हैं, जैसे रेफरेंडम, जनमत संग्रह। मान लो जैसे आप सुनते हो ब्रेक्जिट हुआ, ब्रिटेन प्लस एग्जिट हुआ, तो वहां पे क्या हुआ, पूरी जनता की राय जानी गई, पूरे जनता की ओपिनियन जानी गई और पूरी जनता ने क्या बोला कि भाई जनमत संग्रह कराना है। तो जब जनमत संग्रह कराना है तो फिर उसके बाद क्या हुआ, एग्जिट हो गया, ब्रेक्जिट हो गया। ब्रेक्जिट मतलब, ब्रेक्जिट मतलब ब्रिटेन एग्जिट, ब्रिटेन प्लस एग्जिट, ब्रिटेन और एग्जिट। चलिए, ब्रिटेन प्लस एग्जिट, कि ब्रिटेन का एग्जिट होना क्या है, वो रेफरेंडम के अंतर्गत आता है। ऐसे कैंटलोनिया में हुआ था,
इन सब चीज़ों, इन सब नाम को अब बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, आगे देखेंगे। तो इस तरीके का क्या हो रहा है, रेफरेंडम, एक रेफरेंडम होता है जिसमें कोई भी डिसीजन लेना होता है, और एक रेफरेंडम होता है प्लेबिसाइट, उसको कहते हैं रेफरेंडम, जिसमें क्या किया जाता है, केवल ओपिनियन जानी जाती है। तो दो टाइप के रेफरेंडम होते हैं। रिकॉल मतलब जब कोई, जो आपने अपना प्रतिनिधि चुना, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना, लेकिन वो उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो अब आप क्या करते हो, अपने उस रिप्रेजेंटेटिव को वापस बुला सकते हो। रिकॉल मतलब अब उसको आप वापस अपने उसमें ले सकते हो, वहां पे दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये सब चीजें कहां पे की जाएगी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंतर्गत की जाएगी। लेकिन वहीं हम बात करें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में दो चीजें अपने को देखने को मिलती है। एक होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब क्या हुआ, संसदीय लोकतंत्र, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम मतलब हो गए अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। ये संसदीय लोकतंत्र और ये हो गया आपका अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां पे पाया जाता है, ये ब्रिटेन में पाया जाता है, शुरुआत तो वहीं से हुई। फिर इंडिया में भी आपको देखने को मिला। प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपको कहां देखने को मिलेगा, यूएसए में देखने को मिलेगा, राष्ट्रपति होता है वहां पे प्रमुख, ठीक है। अब इसके बाद तो इनके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे, और विस्तार से जब बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें इनके बारे में आपको पता चलेगा, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छा है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम अच्छा है, दोनों के लूप होल्स कौन से हैं, और इंडिया ने आखिरकार कौन से पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया, उसके पीछे रीजन क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को क्यों नहीं अपनाया, उसके पीछे क्या रीजन, ये सब चीज़ों को हम बाद में देखें। लेकिन यहाँ पे आपको केवल इतनी चीज़ें जानना जरूरी था। तो संविधान की प्रकृति में जो एक लोकतंत्र वाला जो टॉपिक था, जो हमारा छूटा था, उसको हमने यहाँ पे कर लिया। चलिए अब इसी फर्दर टॉपिक को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसके उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं, उनकी ऑब्जेक्टिव क्या है। चलिए अब इसके बाद हम उद्देश्य की बात करते हैं। प्रकृति हो गई, संविधान की प्रकृति या कि प्रस्तावना की भी प्रकृति। अब देखो दोनों ही चीज तो है, और जो प्रस्तावना क्या है वो संविधान के बारे में ही, तो प्रेम्बल और संविधान दोनों एक ही चीज हो गई यहाँ पे कहने का मतलब। तो संविधान की प्रकृति। अब संविधान के उद्देश्य क्या है, संविधान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, संविधान के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जैसे हमने पहले भी बात की है पिछले क्लास में कि न्याय, सबसे पहले क्या प्रदान करना है, न्याय, जस्टिस प्रदान करना। अब इसी को थोड़ा सा हम एलेबरेट करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, एक्सटेंशन है इसका। न्याय, तीन प्रकार के न्याय के बारे में बात किया जाता है। सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनैतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। अब इसका क्या मतलब है, अब देखो सामाजिक जो न्याय है उसका तो पूरा का पूरा मतलब है सामाजिक जो भेदभाव हो रहे हैं, जो एक तरीके से एक व्यक्ति के साथ एक अलग व्यवहार किया जा रहा है, दूसरे व्यक्ति के साथ एक अलग व्यवहार किया जा रहा है, तो वो सामाजिक न्याय के अंतर्गत आ जाएगा। तो सबसे पहले सामाजिक न्याय की अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत सामाजिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव। अब देखिए सामाजिक भेदभाव किस आधार पे हो रहा है, अगर आप देख रहे हैं कि दलित को एक तरीके से ये कहना है, या कि जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का कहना था, या कि दूसरी चीज़ों जिस तरीके से आप देख रहे हो कि किसी व्यक्ति के साथ उसके सोशल स्टेटस को देख करके उसके साथ बर्ताव किया जाता है, उसके साथ बिहेव किया जाता है। जैसे अगर बात करूं तो मैं भी क्या हूं, मिडिल क्लास फैमिली का हूं ना, तो अगर मैं मध्यवर्गीय का हूं तो मेरा जो स्टेटस रहेगा मिडिल क्लास फैमिली के साथ अच्छा रहेगा। वहीं अगर लोअर क्लास सोसाइटी वाले जो रहेगा, जो थोड़ा निम्न स्तरीय समाज का रहेगा, उसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, भेदभाव कर सकता हूँ, और जो उच्च स्तरीय का है वो मेरे साथ भेदभाव कर सकता है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, सामाजिक भेदभाव किया जाता है कि भाई अगर सामाजिक भेदभाव आप धर्म के नाम पे अगर आप करने लग जाओ, क्योंकि धर्म भी किसका, समाज का एक तरीके से चेहरा ही तो है। आप धर्म और समाज को आप अलग करके नहीं देख सकते, देख रहे हैं आज के टाइम पे क्या चीजें चल रही है। तो धर्म के आधार पर भेदभाव करना, किसी की आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव करना, उसके किसी की लिंग के आधार पर, किसी के जेंडर के आधार पर उसके साथ भेदभाव करना, तो ये सब चीजें क्या आ जाती है, सामाजिक भेदभाव।
यही आ गया आपका एक तरीके से इन सब चीजों को दूर करना ही सामाजिक न्याय है जो उद्देश्य है। इसके अलावा शोषण, अब देखिए जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है लेकिन इसके साथ साथ शोषण भी तो हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन भी तो हो रहा है। जैसे हम देखते हैं, जैसे इतिहास में, हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं कि कोई जब नीची जाति का व्यक्ति जब चलता भी था, उस टाइम पे हिस्ट्री में कोई नीची जाति का व्यक्ति जब चलता भी था तो क्या किया जाता था, वो अपने पीछे एक मोर का पंख लगा के चलता था कि जिस जिस रास्ते से वो जाएगा वो रास्ता ऑटोमेटिक साफ होता जाएगा। या कि आप इसका भी एग्जाम्पल देखते हो, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ही मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने में एक बहुत बहुत महान शख्सियत है और मतलब ऐसा लीडर तो होना ही मुश्किल है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कि इतना पढ़ने लिखने के बावजूद जब वो अपने ऑफिस में काम करते थे तो उनका जो वहाँ पे प्यून था, जो उनका चपरासी था, वो ब्राह्मण था, तो उनको वो पानी तक नहीं देता था, पानी भी नहीं देता था। क्यों? बिकॉज ऑफ वो महार जाति के थे, वो दलित थे। तो सामाजिक भेदभाव हो रहा है, यानी शिक्षा का एक उच्च स्तर होने के बावजूद कि भाई उनसे पढ़ा लिखा तो मेरे ख्याल से पूरे भारत में अभी तक कोई नहीं हुआ। पहली की बात क्या है, अभी तक कोई नहीं हुआ। जितनी डिग्री उन्होंने प्राप्त की है, आप पढ़ो, आप क्या हैं भाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इसके बावजूद भी उनके साथ इतना भेदभाव हो रहा है, और भेदभाव होना मतलब शोषण होना, एक्सप्लॉइटेशन होना। अगर आपको ही कभी ऐसा किसी दूसरी चीज़ों में अगर आपको कोई ऐसा बोल दे कि नहीं भाई तुम थोड़ा सा, जैसे होता है घरों में कि ब्राह्मण के घर में जाएं तो जो थोड़ी निचले कास्ट के होते हैं उन्हें खाने के बाद बर्तन भी धुलने पड़ते हैं, चाय पीने के बाद उनको कप भी धुलना पड़ता है। तो एक तरीके से क्या है, सामाजिक भेदभाव, और इसको कोई बहुत ज़्यादा क्या लेते हैं, शोषण के रूप में लेते हैं, अपना एक्सप्लॉइटेशन मानते हैं, है ना। तो उसको एक्सप्लॉइटेशन भी मानते हैं। तो एक तरीके से क्या है, इन सब चीज़ों से मुक्ति दिलाना। तो शोषण, सामाजिक भेदभाव, इन सब चीज़ों से मुक्ति, इन सब चीज़ों को दूर करना ही हमारे संविधान का उद्देश्य है। हमें न्याय प्रदान करना, सामाजिक न्याय, कि इस प्रकार का भेदभाव ना हो हमारे साथ। ठीक, तो ये हो गया सामाजिक न्याय। अब इसी को हम बात करते हैं, आर्थिक न्याय के बारे में बात करते हैं। तो आर्थिक न्याय क्या होता है? आर्थिक न्याय के अंतर्गत जो बहुत यानी मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हो जाती है, डीपीएसपी के 2 आर्टिकल है। आर्थिक न्याय के अंतर्गत डीपीएसपी के 2 आर्टिकल है, उसको मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 1 है 39 स्मॉल बी, कि देश में उपलब्ध संसाधनों का अहितकारी हाथों में संकेंद्रण से रोक, कि जो देश में उपलब्ध संसाधन है का अहितकारी हाथों में संकेंद्रण से रोक। देश में उपलब्ध संसाधनों का अहितकारी हाथों में संकेंद्रण से रोक। अहितकारी मतलब ऐसे हाथों में पैसा चले जाए जो लोगों का हित नहीं करना चाहता, लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं करना चाहता। तो एक ऐसा वर्ग जो अमीर होते जा रहा है और एक ऐसा वर्ग जो बिल्कुल और गरीब होता जा रहा है। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में 2 देश रहते हैं, एक भारत और एक इंडिया। भारत मतलब क्या है? भारत मतलब अगर मैं बात किया जाए तो गरीबों का देश, और इंडिया मतलब अमीरों का देश। तो जो अमीरों का देश है इंडिया, वो तो और ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, लेकिन जो भारत का देश है, जो भारत है, जो गरीबों का देश है एक तरीके से। ये बहुत सारे लोग इसमें भी बोल सकते हैं कि भाई भारत, ये आप कैसे थोड़ा थोड़ा इधर उधर बता रहे हो, लेकिन हो सकता है, ये टर्म को आप समझिए ना। तो उस चक्कर में क्या है, तो उन लोगों के हाथों में अगर जो अहितकारी हाथ है, जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, जो जैसे एक मैं स्वामी विवेकानंद की लाइन बताना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि मैं उन पढ़े लिखे व्यक्तियों को एक तरीके से बहुत ज़्यादा जिम्मेदार मानता हूँ इस देश की गरीबी या कि इस देश की भुखमरी के लिए, जो इस देश के लोगों के पैसों पर, जो इस देश के लोगों के पैसे पर क्या करे, लोगों के पैसों पर पढ़ लिख तो लिए, समृद्ध तो बन गए, लेकिन अब वो लोगों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि अब वो लोगों के बल्कि किसको ध्यान देने रहे हैं, पूंजीपति वर्ग को ध्यान दे रहे हैं ना। तो इसलिए ये क्या है कि तो ऐसे जो है, तो जिसके कारण क्या होगा, एक तरीके से आर्थिक भेदभाव बहुत ज़्यादा होगा। एक व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, एक व्यक्ति जिसके पास पैसा ही नहीं है, तो आर्थिक भेदभाव को दूर करना ही क्या है हमारा आर्थिक न्याय। इसके अलावा एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल 39C।
आर्टिकल 39C बोलता है देश में उपलब्ध संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। देश में उपलब्ध संसाधनों का क्या? न्यायपूर्ण वितरण। मतलब केवल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है हमें, केवल हमें वितरण नहीं करना है, हमें न्यायपूर्ण वितरण करना है, हमें पूरा जस्टिफाई करना है। मतलब ऐसे नहीं कि भाई दे दिए पैसे, हमें वहां पे करना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड लगानी पड़ेगी कि कौन से व्यक्ति है जिसके पास ज्यादा पैसा है, तो भाई जिनके पास ज्यादा पूंजी है उन्हें थोड़ा कम, और जिनके पास नहीं पूंजी है उसको कम। तो इसी प्रकार से हमारा टैक्सेशन सिस्टम भी चलता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, जिसमें जिनके पास आमदनी कम है उन्हें कम टैक्स देना है, या कि जिनकी 0 से 3 लाख यानी जिनकी एक लिमिट तक क्या है, एक लिमिट के तक अगर उनकी इनकम है तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो सरकार इसीलिए ऐसी स्कीम लगाती है कि भाई जो न्यायपूर्ण वितरण हो, जो संसाधनों का, संपदा का। तो ये 2 आर्टिकल से आप आर्थिक न्याय के बारे में समझ सकते हैं। और इसके बारे में बात करें तो ये भी आप बोल सकते हैं कि देश में जो संपदा है, देश की जो वेल्थ है, जो प्रॉपर्टी, इसी आधार पे आप क्या देखने को मिलते हैं? लैंड रिफॉर्म आपको देखने को मिलता है, आपको भूमि सुधार करने को देखने को मिलता है। मैं अगर बात करूं तो इसी आधार पर लैंड रिफॉर्म, इसी आधार पर भूमि सुधार आपको देखने को मिलता है। लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार आपको देखने को मिलता है। तो लैंड रिफॉर्म के लिए क्यों किया गया था? क्योंकि लैंड क्या है, पहले एक वर्ग है, जमींदार वर्ग है, उसके पास बहुत ज्यादा लैंड है। एक वर्ग जो एक तरीके से उनके यहाँ क्या है, उनके यहाँ मजदूरी का काम कर रहा है, तो उसके पास नहीं है लैंड। तो सरकार ने क्या किया? लैंड रिफॉर्म लाया। फिर लैंड रिफॉर्म क्या है? क्योंकि लैंड रिफॉर्म अगर आप करोगे तो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार के ऊपर क्या लगेगा? एक तरीके से हस्तक्षेप आप कर रहे हो, इंटरफेरेंस कर रहे हो। तो फिर राइट टू प्रॉपर्टी को चेंज किया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। फिर वहां पे सुप्रीम कोर्ट एंड जो आपकी पार्लियामेंट है या कि आपकी जो सरकार है, उनके बीच में एक टसल देखने को मिलेगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप इसके बारे में समझ लीजिए। तो ये हो गया आपका आर्थिक न्याय। अब राजनीतिक न्याय क्या है, पॉलिटिकल न्याय क्या है? भाई राजनीतिक न्याय ये है कि भाई मैं जो मतदाता सूची में अगर मेरी एज 18 साल से ऊपर हो गई, अब हो तो गई है, अब इतना तो वो नहीं कि 18 साल के नहीं, बहुत ज़्यादा हो गई उससे, तो अगर मेरी एज 18 साल से ऊपर की हो गई तो भाई मेरा नाम मतदाता सूची में जुड़ना चाहिए। मेरा नाम मतदाता सूची में इस आधार पर नहीं आप हटा सकते कि मैं इस धर्म का हूँ, इस जाति का हूँ, इस लिंग का हूँ, ये संप्रदाय है मेरा, इस आधार पर मेरा आप मतदाता सूची से नाम नहीं हटा सकते। और मुझे इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार है कि भाई अगर एक लिमिट के बाद अगर मेरी एज हो गई है तो भाई मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ। मेरे को इस आधार पर आप नहीं हटा सकते कि भाई मैं धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप नहीं हटा सकते। तो ये राजनीतिक अधिकार हो गए कि मतलब आपको, क्योंकि राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं? राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार ही सबसे बड़ा आपके पास अधिकार है, जिसके आधार पर आप सरकार को चुनते हो, सरकार को आप वोट देते हो, सरकार को चुनते हो, और सरकार भी इसी आधार पर आती है कि भाई अगर आप हमें चुने तो आपके हम रिप्रेजेंटेटिव, आपके हम काम करेंगे, और अगर वो उतने अच्छे से काम नहीं करता तो अगली बार आप उसे वोट नहीं देते। वोट, हालांकि ये तो सब मतलब थ्योरी ही है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है जिसमें हर कोई क्या करता है, अपने प्रॉफिट के लिए सामने वाले को चुनता है। ये तो भाई क्लियर ही है, सब जहां देख रहे हैं अपन, हर जगह तो ऐसी चीजें हो रही है। लेकिन एक तरीके से जो थ्योरेटिकल है वो तो हम अपन लेकर ही चलेंगे। तो राजनीतिक अधिकार मतलब कि भाई मतदान देने का अधिकार, मतदान देने का अधिकार, और मतदाता सूची में शामिल होने का अधिकार, मतदाता सूची में शामिल होने का अधिकार, और तीसरा किसी सरकारी दफ्तर में, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में एंट्री का अधिकार होना चाहिए। हमें राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत यही है कि भाई ऐसा नहीं कि मैं कलेक्ट्रेट ऑफिस जा रहा हूं तो भाई मेरे को रोक दिया जा रहा है, और वहीं पे कोई एक मेरे से बहुत ऊंचे वर्ग का व्यक्ति जा रहा है, ऊंचा वर्ग मतलब पैसों में भी ऊंचा हो सकता है, समाज में भी ऊंचा हो सकता है, पद में ऊंचा हो सकता है, उसे अधिकार दे दिया जा रहा है, पहले एंट्री हो जा रही है और मेरी एंट्री नहीं हो रही है। तो ये क्या है, एक तरीके से मेरे राजनीतिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इन सब चीजों को भी दूर करना, मतलब दफ्तर में प्रवेश का अधिकार, दफ्तर में प्रवेश का अधिकार।
तो ये हो गया आपका न्याय वाला सेक्शन। तो हमने 3 चीज समझ ली, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 चीज आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हो गया ना, अब इससे ज़्यादा आप क्या पढ़ोगे। ठीक है, आगे जैसे जैसे होगा हम आगे आगे पढ़ते चलेंगे। ये सब आर्टिकल्स के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो आगे भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब न्याय हो गया। न्याय के बाद दूसरा टॉपिक है वो है स्वतंत्रता। अब ये स्वतंत्रता तो भैया हर किसी को चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति थोड़ी है जो बोले कि मुझे स्वतंत्रता नहीं चाहिए, मैं बंधन में रहना चाहता हूं। और हमारे हर एक काम किस में है, स्वतंत्रता के लिए प्रेरित है। हम पूरे जीवन किस लिए लड़ रहे हैं, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, मुक्ति हमें चाहिए। और जितना हमने काम किया है वो केवल और केवल स्वतंत्रता के लिए। तो स्वतंत्रता जो है, फ्रीडम जो है, बहुत बड़ी बात है। हालांकि स्वतंत्रता अपने में एक बहुत विरोधाभासी बात है कि स्वतंत्रता आप किसी एक व्यक्ति को इतनी आप स्वतंत्रता मत दे दो कि वो किसी दूसरे की स्वतंत्रता के ऊपर हस्तक्षेप करने लग जाए कि भैया आपने बोल दिया राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आपको वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है आपको। तो ऐसा ना हो कि भाई मुझे बोला कि भाई मुझे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है मेरे पास, तो मैं सुबह उठूं और अपने पड़ोसी को गाली देना शुरू कर दूं। तो ये चीज नहीं है, ये क्या है, ये मेरे राइट के अगेंस्ट है, क्योंकि ये उसके राइट के अगेंस्ट है कि भाई वो बोल देगा भाई चूंकि मुझे क्या है, प्रतिष्ठा से जीवन जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, और सामने वाला मेरे को गाली दे रहा है, तो तुमने तो बोला कि ये मेरा राइट है गाली देने का, एक्सप्रेस करने का अपने आप को, और एक्सप्रेस में किस में, गाली के वे में कर रहा हूँ, स्लैंग लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। लेकिन सामने वाला बोल रहा है क्योंकि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मेरा है, और ये सामने वाले में जो गाली दे रहा है इट मीन्स मेरे जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए क्या है, एक तरीके से स्वतंत्रता के ऊपर रोक भी लगानी जरूरी है, जिसको हम देखेंगे कि जब हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कौन कौन सी रोक लगाई गई, किस आधार पर रोक लगाई गई। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा उससे अलग थोड़ी पढ़ना है। तो देखिए स्वतंत्रता के बारे में क्या बोला जाता है, बोला जा रहा है विचार, जिसके बारे में अभी मैं बोला, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मतलब आपसे एक एक टर्म के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, ये मत सोचिए कि यहां पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। और कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, मैं यानी छोटे एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, आप यूपीएससी उठा के देख लीजिए, स्टेट पीएससी आप उठा के देख लीजिए, आप एसएससी देखिए, आप वनडे एग्जाम देखिए, कहीं से भी उठा के देखिए। अब वनडे एग्जाम का भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड वो भी अब थोड़ा उठा रहा है, तो अब बिल्कुल वो फैक्चुअल के ऊपर ना जाकर के थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बातें भी पूछ रहा है। तो देखिए स्वतंत्रता बोल देंगे भाई, किस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए संविधान में बोला है, सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। तो आप बोले नहीं, ये सब क्या है, ये न्याय है, स्वतंत्रता कुछ और है। हम बोलते हैं कि स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता हमारी स्वतंत्रता है, लेकिन संविधान के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता नहीं दी गई, वो न्याय है ना। और स्वतंत्रता क्या, विचार, आपके जो थॉट्स हैं, थॉट्स को आपको एक्सप्रेस करने का अधिकार है। भाई थॉट्स को एक्सप्रेस करने का अधिकार यानी मुझे अधिकार है कि अगर मैं संविधान के अंतर्गत रहते हुए, ये याद रखिएगा, संविधान के अंतर्गत रहते हुए ही अपनी बातों को आप करें, ये आपके विचार व व्यक्ति की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं कि भैया जो संविधान के अगेंस्ट है आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे आपके देश, जैसे भारत देश के दूसरे मित्र देश के साथ संबंध खराब हो रहे हैं। मतलब मैं ऐसा बोलने लग जाऊं कि मैं यूएसए के अगेंस्ट कुछ बोलने लग जाऊं, और कुछ ऐसा मैं बोल दूं जो भारत और यूएसए की मित्रता के अगेंस्ट हो, उनकी शत्रुता पैदा करे, तो ये फिर ये मेरी विचार व व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। या कि मैं किसी को गाली देने लग जाऊं, या कि किसी भी बॉडी के बारे में बोल दूं, ऐसा नहीं भाई। मतलब अगर मैं किसी को क्रिटिसाइज भी कर रहा हूं, अगर मैं किसी की आलोचना भी कर रहा हूं, तो आलोचना भी कैसी होनी चाहिए, आलोचना भी ऐसी होनी चाहिए जो गरिमापूर्ण हो, जो सामने वाले को ये लगे कि ये आलोचना भले लेकिन ये मुझे कुछ सिखा के जा रही है। ऐसा नहीं, आलोचना का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को मैं गिरा दूंगा धर पटक ना, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। आलोचना मतलब कि सामने वाला कुछ हमसे सीख सके। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेस करना अपने आप को, कि भाई एक एक्सप्रेस करने का अधिकार, ये भी कि मौन रहने का अधिकार। भाई ठीक है, मेरा मन नहीं है कुछ बोलने का, तो आप मुझे फोर्सफुली ये नहीं बोल सकते कि आपको बोलना ही पड़ेगा, बिकॉज ऑफ मेरे पास एक्सप्रेस, राइट टू एक्सप्रेस है, और एक्सप्रेस के अधिकार में मौन रहने का भी अधिकार है।
ठीक है। बोलने के अधिकार के साथ साथ मौन रहने का भी अधिकार है। आप ये नहीं बोलोगे कि भाई तुम साहब बोल ही नहीं रहे हो, सर क्या बात कर रहे हो, बोल ही नहीं रहे हो, मैं बोलूँगा ये मेरा अधिकार है कि मैं मौन रह सकता हूँ। और मौन रहना भी एक अपने में अभिव्यक्ति, अपने में एक एक्सप्रेशन। और मौन में जितनी ज़्यादा शब्दें होती हैं, जितनी बड़ी भाषा मौन की होती है, वो वही व्यक्ति समझ सकता है जो अपने में कुछ चीज़ें जानता हो। नहीं तो बोलने वाले तो बोलते ही रहते हैं, लगातार बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं और ख़त्म ही नहीं हो रही बातें, और बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। अब विश्वास क्या होता है भैया? विश्वास मतलब फेथ। आपका किसी धर्म के ऊपर विश्वास है, आपका किसी संप्रदाय के ऊपर विश्वास है, आपका विश्वास किसी व्यक्ति के ऊपर है, आपका विश्वास किसी जगह के ऊपर है, तो भैया आपका विश्वास है। और ये आपका विश्वास आपका अधिकार है, इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकता इस आधार पर कि भैया ये तुम कैसे विश्वास कर रहे हो। कि मैं अगर हिंदू धर्म का हूँ, मतलब मेरी हिंदू धर्म के ऊपर अपनी एक रुचि है, अपना एक वो है, और मेरा एक अपना फेथ है। अगर मैं कोई भगवान के ऊपर मेरी उपासना है, या कि भगवान के ऊपर मेरा कुछ फेथ है, अपना विश्वास है, तो वो मेरी फेथ है। उसके ऊपर कोई मुझे ये रोक टोक नहीं कर सकता कि भाई ये तुम तो मतलब प्रिमिटिव सोच है, दकियानुसी सोच है, प्राचीनता है ना, वो अपनी सोच है। ठीक है, तो विश्वास की बात हो रही। दूसरा धर्म, धर्म से यहाँ पे मैंने लिंक ही कर दिया। और उपासना मतलब वर्क से, कि भाई किसी भी देवी देवता, किसी भी भगवान की उपासना करने, या कि अपने गुरु की उपासना करने, या कि अपने शिक्षक की उपासना करने, या कि कोई व्यक्ति जो हमें ज्ञान दे रहा है। ज्ञान मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होगा वही हमें ज्ञान देगा, जो कोई एक ऐसा व्यक्ति जो भी हमें ज्ञान दे रहा है, वो हमारे उसके सामने हमें नतमस्तक हो जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो उसकी उपासना करना, तो ये अधिकार है, ये सब स्वतंत्रता के अधिकार है। तो हो गया आपका न्याय और होगा आपका स्वतंत्रता। अब इसको आगे थोड़ी हम बढ़ाते हैं। चलिए, इसके बाद जो आगे समता है, इक्वालिटी। अब ये समता क्या है भाई? अपने में एक सोचने वाली बात है कि भाई समता क्या है। देखिए, समता, इक्वालिटी। अब जैसे अगर आप पढ़ते हो तो भैया, अगर फंडामेंटल राइट अगर आपने पढ़ा है, मौलिक अधिकार पढ़ा है, तो आपको पता है कि आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 14 से 18 किसके बारे में बात करता है? समता के अधिकार के बारे में बात है, राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है। फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। तो इन आर्टिकल्स के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, बाकी फिर इनके बारे में जो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब अपन आगे करेंगे। तो जैसे समता के अधिकार में बोला जा रहा है आर्टिकल 14 क्या बोल रहा है? विधि के समक्ष समता, यानी कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। विधि के समक्ष समता, यानी कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या है? समान है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। और इसी में एक दूसरा भी आता है पॉइंट कि विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक। अब विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब ये होता है कि भाई एक समान परिस्थिति में, एक समान व्यवहार की, एक अमीर व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति है, दोनों के साथ कानून क्या करेगा? समान व्यवहार करेगा। ठीक है, विधियों के समझ तो समता रहेगी, कानून के समझ तो सभी समान है, लेकिन एक समान परिस्थिति में एक समान व्यवहार की बात क्या कर रहा है? विधियों के समझ समान संरक्षण। ठीक है, फिर आर्टिकल 15 बोल रहा है, आर्टिकल 15 बोलता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अब धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म मतलब किसी व्यक्ति का कोई भी धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मूल वंश मतलब कि उसका मूल वंश कुछ भी हो सकता है, उसका ओरिजिन कुछ भी हो सकता है, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग भाई, उसके जेंडर के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो मेल है कि फीमेल है कि ट्रांसजेंडर, जैसे ट्रांसजेंडर के साथ होता है भेदभाव होता है ना, तो वो नहीं किया जाएगा।
जन्म स्थान, किसी व्यक्ति का भारत देश के किसी भी स्थान पे उसका जन्म हुआ है, भारत का नागरिक है, उसका इस आधार पर आप भेदभाव नहीं करोगे कि भाई वो नॉर्थ ईस्ट का है। जैसे मोब लिंचिंग जो होती है, जो भीड़ में अधिकांशक हत्याएं होती हैं वो इसी आधार पर होती है कि भाई वो नॉर्थ ईस्ट का है। अधिकांशक टाइम पे हमने देखा है बहुत सारे, और चूंकि नॉर्थ ईस्ट का है तो अब चूंकि नॉर्थ के लोग तो उसमें डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पा रहे हैं कि भाई वो जो नॉर्थ ईस्ट का है वो सिक्किम का है, मेघालय का है कि चाइना का है। अधिकांशक टाइम तो उन्होंने इस आधार पर कर दी कि भाई दूसरे देश का है, और उनकी हेट इतना ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा नफरत बढ़ जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना जरूरी है कि भाई ये सब घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सब आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में बोलता है लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन, लोक नियोजन में अवसर की समता के बारे में बात करता है। लोक नियोजन मतलब क्या है? पब्लिक प्लानिंग। लोक नियोजन मतलब पब्लिक प्लानिंग। पब्लिक प्लानिंग, पब्लिक प्लानिंग में अवसर की समता मतलब जब आप लोक नियोजन कर रहे हो तो आप उसको अपॉर्चुनिटी दो। ऐसा ना करें कि भाई एक व्यक्ति को आपने चुन लिया, दूसरे व्यक्ति को नहीं चुन रहे हो। सबको आपको समता देनी पड़ेगी, सबको आपको अवसर प्रदान करना पड़ेगा। आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 बोल रहे हैं अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब अनटचबिलिटी। अनटचबिलिटी मतलब वो जो छुआछूत होती है ना, उसका अंत करना। अभी छुआछूत भी अपने में क्या है, बहुत बड़ी चीज़ है। और आज के टाइम पे भी हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत नहीं बोल सकते कि हम बिल्कुल मॉडर्नाइज हो गए हैं, बिल्कुल आधुनिक हो चुके हैं। भाई आधुनिक मतलब ये नहीं कि कपड़े हमने आधुनिक पहन लिए, जीन्स पहन ली, टी शर्ट पहन लिया, थोड़ा बाल में जेल वेल लगा लिए, हिप्पी कट कटा लिए, है ना, और अपने आप को आधुनिक बोल। विचारों में आधुनिकता होनी चाहिए, जो आज के समय में मुझे थोड़ा कम लग रही है। मुझे 100 साल के लोग ज़्यादा आधुनिक लग रहे हैं आज की तुलना में। अपने आप को आधुनिक तो बोल रहे हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब हद है। और ये सबके साथ है, मतलब ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते कुछ ही लोग हैं, अधिकांशक लोग ऐसे पिछड़े हुए और बहुत ज़्यादा अपनी सोच में और ज़्यादा खत्म होते हुए। तो अस्पृश्यता का अंत, अनटचबिलिटी का अंत। ठीक। आर्टिकल 18 बोल रहा है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 बोल रहा है उपाधियों का अंत। जिस प्रकार की उपाधियां प्रदान की जाती थी, पहले राय बहादुर की उपाधि दे दी गई है, आपको रानी की उपाधि दे दी गई, राजा की उपाधि दे दी गई, आपको है ना एडमिरल की उपाधि दे दी गई। तो इस तरीके की उपाधियां जो थी अब वो उपाधियों को समाप्त कर देगा। केवल उपाधि किस में दी जा सकती है? उपाधि आपको दी जा सकती है शिक्षा के क्षेत्र में, अगर आपने कुछ काम किया है, किसी आप कला के क्षेत्र में कोई काम कर रहे हो, जैसे आपको मिल गया कोई अवार्ड मिल गया है जैसे आपको, तो उसमें अगर आपने कुछ किया है। लेकिन वहाँ पे भी आप ये नहीं बोलोगे कि भाई आप वहाँ पे भी उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में, यानी अपने नाम के आगे अपने नाम के पीछे उसको लगा नहीं सकते। जैसे भारत रत्न सम्मान, जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न सम्मान मिला तो उनके नाम के आगे कहीं ये नहीं लिखा रहता कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, क्योंकि नाम के आगे आप या के पीछे आप उस उपाधि को नहीं लगा सकते। वो मिलेगी उनको, लेकिन आप उनका प्रयोग, आप उनका मिसयूज नहीं कर सकते। तो उपाधियों का अंत, वहाँ लिखेगा सचिन तेंदुलकर, जिस टाइम में उन्होंने लिख दिया, अब लिख दो आप मास्टर ब्लास्टर लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, चूंकि वो उनको लोग प्यार से बोल रहे हैं। वो कोई किसी प्रकार की उपाधि नहीं है, उनकी योग्यता के अनुसार लोगों ने उनको एक अलग नाम दिया है। ठीक, जैसे कोहली, किंग कोहली, है ना, रोहित, रन मशीन रोहित, तो इस तरीके से लोग नाम दे देते हैं, वो एक अलग बात है, वो उपाधि नहीं है। ठीक है, ये मत बोलिए वो भी उपाधि। तो ये हो गया समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 सारे आर्टिकल ऑप्शन अपने में महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। तो समता हो गया। अब इसके बाद जो आता है आपका बंधुत्व। बंधुत्व मतलब ब्रदरहुड की भावना, बंधुत्व। तो बंधुत्व में क्या बात की जा रही? दो बातें की जा रही, बहुत ज्यादा बातें नहीं की जा रही है बंधुत्व में। बोली जा रही है कि भाईचारे की भावना, लॉ में क्या होनी चाहिए? भाईचारे की भावना। बंधुत्व मतलब भाईचारे की भावना। अब कैसे भाईचारे की भावना बढ़ाई जा रही है? तो इसके लिए हमारे देश में क्या एकल नागरिकता चलती है, एकल नागरिकता।
हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, एक देश एक भारत, एक देश एक भारत श्रेष्ठ भारत, है ना, ये सब चीजें चलती है। लेकिन उसके बावजूद क्या आपने सांप्रदायिकता को रोक पाए, कम्युनलिज्म को क्या रोक पाए? पहले और अभी भी कितना ज्यादा एक तरीके से डिवाइडेशन हो रहा है, कितना पोलराइजेशन हो रहा है। हिंदू एक अलग जगह जा रहे हैं, मुस्लिम से एक अलग जगह जा रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदू सही है कि मुस्लिम सही है, दो के दोनों ही क्या है, इक्वल है, एक थाली के चट्टे बट्टे ना। तो क्या बंधुत्व भाईचारे की भावना से क्या बंधुत्व बढ़ा, क्या ब्रदरहुड की भावना आई? तो ये बंधुत्व है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तो है ना। ये हमारा एक तरीके से उद्देश्य है, हमारे संविधान का उद्देश्य है कि हमें बंधुत्व बढ़ाना है। हमें क्या करना है, हमें लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा बंधुत्व की भावना बढ़ानी, ब्रदरहुड की भावना बढ़ानी। इसके बाद एक जो टर्म आता है वो आता है अखंडता। अखंडता मतलब इंटीग्रिटी, और अखंडता ये याद रखिएगा मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया है अखंडता की बात। अब इसमें कुछ चीजें देख लेते हैं। अखंडता, अब देखो अखंडता किस टाइप की हो, दो टाइप से आप अखंडता कर सकते हो। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, दो तरीके से, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। अब व्यक्ति में गरिमा होनी चाहिए, है ना। अब सबसे पहले एक व्यक्ति अगर अपने को गरिमापूर्ण नहीं मानेगा, अपने को आपको प्रतिष्ठित नहीं मानेगा, अपने आप को बिल्कुल हीन भाव से देखेगा, अपने आप को सबसे तुच्छ समझेगा, जो हम समझते नहीं। हम अपने आप को बड़े अहंकार की दृष्टि से देखते हैं, हम अपने आप को अहम भाव से देखते हैं। मैं वाला जो केंद्र है हमारा बहुत ज्यादा बड़ा है, तो जिसके कारण व्यक्ति की गरिमा। लेकिन व्यक्ति की गरिमा मतलब दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार का कार्य ना करना पड़े जो उनकी व्यक्ति की गरिमा, उनकी गरिमा को किसी तरीके से चोट पहुंचाता हो। तो गरिमा मतलब कि कोई व्यक्ति जैसे विकलांग है, कोई व्यक्ति डिसेबल है, दिव्यांग है, विकलांग नहीं बोलना, दिव्यांग बोलना है, डिसेबल है ना। तो अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो उससे आप इस तरीके का काम ना करवाइए अपना जीविकापार्जन चलाने के लिए, अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, कि उससे क्या हो रही है, उसकी गरिमा प्रभावित हो रही है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और राष्ट्र की एकता, और जब लोगों की गरिमा बनी रहेगी तो लोग राष्ट्र के प्रति एक रहेंगे, यूनाइट रहेंगे। तो ये क्या है, संविधान के उद्देश्य। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब इसके अलावा जो दो टर्म आते हैं वो दो टर्म कुछ इस प्रकार के हैं कि भाई तिथि कब की गई, तो 26 नवंबर 1949। और स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, तो भाई साहब भारत की जनता। आपके प्रियम्बल में लिखा है भारत की जनता ही क्या करेगी, अधिनियमित, अंगीकृत और अपमार्जित करेगी। अधिनियमित कि भाई खुद ही बनाएगी, जो भारत की जनता है खुद ही कानून बनाएगी, खुद ही संविधान बनाएगी, खुद ही एडॉप्ट करेगी और खुद ही के ऊपर लागू करेगी। अपमार्जित कर देना यानी खुद ही बनाना, ठीक है, खुद ही बनाना, खुद ही उसको अंगीकृत करना यानी उसको अडॉप्ट करना और खुद ही लागू कर लेना। ये तीनों चीज क्या करेगी, भारत की जनता करेगी। ठीक, तो आई थिंक ये वाला क्लियर हो गया होगा। तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। दो वीडियो लगी, लेकिन अपने में चूंकि थोड़ा सा अब जब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़े ना, कोई मतलब थोड़ी है। तो वही है कि अब इसको थोड़ी अपन आगे बढ़ाते हैं। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गए। तो ये मेरा कहना है कि भाई हम धीरे धीरे तो चलते ही आ रहे हैं, साथ में अभी क्या करेंगे, हम मैनेजमेंट शुरू करते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट जो है, जो छोटे एग्जाम्स के लिए मैनेजमेंट आ रहा है, उनका मैनेजमेंट पूरा जुड़ा हुआ है। पटवारी के लिए हो गए और दूसरे एग्जाम हो गए हैं, जैसे एसएससी वाले एग्जाम में होता है, या कि फिर यूपीएससी में एक मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक टॉपिक ही मैनेजमेंट, तो वहाँ पे भी पब्लिक लोक प्रशासन में आता है मैनेजमेंट। तो वो सब चीज़ों को हम यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे। एमपीपीएससी में ही भी एक मैनेजमेंट टॉपिक है, तो उसको लेकर के करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो जो है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए।
कोशिश करिए कि अगर जो हम कुछ बता रहे हैं तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और साथ में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कुछ सजेशन देने लायक है तो आप सजेशन भी दे सकते हैं कि भाई क्या चीज़ें हम और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, बिकॉज अब आपके एक्चुअली में हो तो आपके लिए रहा है ना, तो इट मीन्स आपका सजेशन हमारे लिए हमेशा ही जरूरी रहेगा। तो आज हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।